Good evening, everybody. I welcome you all in today's session. Let me know if you can hear me properly. आवाज आ रही है आपको सबको क्लियरली? एक बार बता दीजिएगा. ओके. सो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? टुडे वी आर गोइंग टू फोकस ऑन सम आंसर्स जो आप इंग्लिश में दे सकते हो. होता क्या है इंटरव्यू के अंदर, आपको देखो हल्का फुल्का आइडिया होगा कि जो बैकग्राउंड है या ओरिएंटेशन है वो थोड़ा सा कैसे है कि जो टीचर्स हैं वो कंफर्टेबल है इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर, है ना, इंग्लिश के अंदर. तो अब क्या होता है कि हम में से कुछ लोग हैं who are very fluent in English and they can easily express their thought process in English language. So उनके साथ कोई दिक्कत नहीं है. पर कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जितना जिनका मीडियम हिंदी रहा है और थोड़ा सा उनको इंग्लिश में आंसर देने में दिक्कत आती है. तो ये वाले सेशन में हम लोग स्पेसिफिकली 2 या 3 ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करने वाले हैं जो आप आराम से इंग्लिश में आंसर कर सको, है ना. तो कुछ एक ऐसे सेंटेंसेस हैं, कुछ थोड़ा सा कंटेंट है जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ. उसको चाहो तो अपने हिसाब से डेवलप कर सकते हो, थोड़ा बहुत उसके अंदर चेंज करके अपने आंसर को आप बना सकते हो. ठीक है. तो हम लोग देखते हैं अपना पहला. अब सबसे पहले जो हम लोग बात करने वाले हैं ये इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है कि जब भी आपको अपने बारे में बताना है, इंट्रोडक्शन देना है, तो किस तरीके से आप अपने सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हैं. कुछ एक यहाँ पे मैंने हिंट के तौर पे दिए हुए हैं आपके सामने एग्जाम्पल्स. जैसे मान लीजिए आपको बात करनी है और अपना आंसर इंग्लिश में बनाना है, तो आप इस तरीके सबसे पहले तो आप विश कर लेंगे. जो भी हमारा टाइम स्लॉट है, मॉर्निंग है, आफ्टरनून है, उसके हिसाब से आप उनको विश करेंगे. विश करते समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब आप पैनल में जाएं तो अगर वहां पे कोई फीमेल है, मैडम है, तो पहले कोशिश कीजिएगा मैडम को विश कर लीजिएगा, गुड मॉर्निंग मैम. और फिर जितने भी वहां पे और पैनल में लोग हैं उनके लिए एक बार गुड मॉर्निंग सर. ऐसे मान लीजिए 3 सर है तो ऐसे नहीं कि गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर 3 बार नहीं बोलना, एक बार गुड मॉर्निंग सर बोलते हुए आई कांटेक्ट आप तीनों के साथ बना लेंगे. इस तरीके से आप पैनल में एंटर करने के बाद अपनी वहाँ पे परमिशन लेने के बाद आप उनको विश कर सकते हो, है ना. सो गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून हो गया. उसके बाद आपने अपना नाम बता दिया, जो भी आप नाम यहाँ पे मेंशन करना चाहो, है ना. एंड आई वांट टू थैंक केवीएस फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. उसके बाद जो आपके बेसिक डिटेल्स हैं, कहाँ से हो, किस तरीके से पढ़ाई करी आपने, व्हाट आर योर हॉबीज, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, वो फिर आगे आगे आते जाते हैं. तो शुरू इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, है ना. एक ये पहला वाला सेंटेंस आपके लिए थोड़ा सा सैंपल के तौर पे हो गया, एक आइडिया मिल गया आपको कि इस तरीके से यू कैन स्टार्ट योर सेंटेंस. आगे देखते हैं फिर क्या करेंगे. अब देखिए हमने बता लिया अपना नाम, एंड आई एम एन एजुकेटर हु हैज टॉट इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल. ये एक तरीके से सैंपल है ना. ऐसा ही नहीं बनाना है आंसर आपको, पर ये आपके लिए एक सैंपल है कि हाँ इस तरीके से आप अपना आंसर डेवलप कर सकते हो. अब ये जो पहला वाला है ये उनके लिए है जिनके पास है एक्सपीरियंस. क्या है? वर्क एक्सपीरियंस है, कहीं ना कहीं उन्होंने काम किया हुआ है. तो उस चीज को वो कैसे हाईलाइट कर सकते हैं जो उन्होंने काम किया हुआ है. So my name is Arun and I am an educator who has taught in both public and private schools. I have a PhD in जो भी सब्जेक्ट है अपने हिसाब से आप उसको मेंशन कर सकते हैं, है ना. मान लीजिए केमिस्ट्री फ्रॉम जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है. आई एम ऑल्सो ए प्राउड कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसके मेंबर. आई हैव बीन टीचिंग फॉर डैश ईयर्स. जितना हमारा एक्सपीरियंस है उतना हम मेंशन कर सकते हैं. हैविंग एक्सपर्टीज इन टेकिंग केयर ऑफ स्पेशल नीड लर्नर्स. तो ये वही मेंशन करेंगे जिनको एक्सपीरियंस होगा, है ना. ऐसे नहीं कि बोर्ड पे लिखा है मैडम बता रही हैं तो चलो कर लेंगे. पर ये एक आपको आइडिया दे रहा है कि किस तरीके से आप अपना आंसर डेवलप कर सकते हो. In addition to teaching, I also enjoy reading and writing. And recently, I have published my first book of poems और उसका जो भी नेम होगा, है ना. ठीक. तो ये एक तरीके से सैम्पल आंसर हो गया फॉर दोज कैंडिडेट्स जिनको वर्क एक्सपीरियंस है और वो उस चीज को हाईलाइट कर सकते हैं. एक और आंसर हम लोग देखते हैं.
ये किसके लिए हुआ? तो यहाँ पे भी अनदर सैंपल, दिस इज ऑल्सो सैंपल नंबर 2. Hello, my name is Des and I am a recent graduate and I am excited to start my new career as a teacher. अब ये जो पर्सन है इनके पास टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो क्या करेंगे? बस एक लाइन में अपना नाम और लोकेशन बता देंगे? नहीं, उनको भी अपना आंसर स्ट्रांग बनाना है, तो वो अपने आंसर को कैसे स्ट्रांग बनाएंगे देखते हैं. I have completed my dash degree from dash in the year dash. I was involved in many activities on campus including 1, 2 and 3. अब क्यों हम ये कैंपस वाली चीज को हाईलाइट कर रहे हैं? टीचिंग एक्सपीरियंस तो है नहीं, वर्क एक्सपीरियंस है नहीं, पर ऐसा थोड़ी है कि हम अपने आप को दिखाएंगे कि हमने सिर्फ बुक वाली पढ़ाई करी है. अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करते हुए दिखाना होता है कि हाँ मुझे और भी चीजें आती हैं, मेरे और भी स्किल्स हैं, मेरे और भी टैलेंट है. तो उसके लिए हम ये कैंपस वाली चीज बता सकते हैं. फिर my goals are to teach students of all ages with a focus on them developing skills that will help them succeed in life. यहाँ पे हम पॉइंट लेकर के आए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का या टीचिंग मेथोलॉजी का या पेडागोजी, जैसे भी आप उसको समझना चाहें, कि जब मैं अपनी क्लास के अंदर पढ़ाऊंगा या पढ़ाऊंगी तो जितने भी अलग अलग एज के स्टूडेंट्स हैं सबके स्किल्स डेवलप होंगे. My long term goal would be to become a and dash. हाँ विक्रम, इसी क्लास के ओवर होने के बाद ना इसी क्लास के साथ अटैच कर दूंगी. जहाँ पे आप क्लास देखते हो वहां पे लिखा होता है ना चार्ट और पीडीएफ का ऑप्शन, तो वो पीडीएफ वाले में मिल जाएगा आपको वहीं पे. तो अपना जो भी आपको आंसर सूट करे वहां से डाउनलोड करके एक बार चेक कर लेना और अपने हिसाब से आप उसके अंदर चेंजेस करके बना लीजिएगा आंसर. ठीक है ना? तो ये हो गया हमारा सेकंड वाला. अब अनदर एग्जाम्पल, ये सिंपल में है, मतलब एकदम कुछ हमने इसमें 3-5 नहीं करा है, एकदम सिंपल तरीके से आंसर है. हाय, आई एम डैश, जो भी हमें नाम लिखना है हमने लिख लिया. आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन, ईयर मेंशन कर लिया. आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन बिकॉज ऑफ माई इंटरेस्ट इन चिल्ड्रन. मुझे बहुत अच्छा लगता है छोटे बच्चों को पढ़ाना. आई वॉलंटियर एट आफ्टर स्कूल प्रोग्राम फॉर किड्स विद डिसेबिलिटीज. थोड़ा सा यहाँ पे भी हाईलाइट किया गया है कि मतलब स्कूल लेवल पे जो टीचिंग है. कई बार क्या होता है आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन आते हैं कि वाई वी शुड सेलेक्ट यू या वाई यू आर बेटर देन अदर कैंडिडेट्स. हम आपको क्यों चुने या आप दूसरे अभ्यर्थियों से किस प्रकार से बेहतर हो, ऐसे वाले क्वेश्चन आ सकते हैं. तो अब वहां पे अगर आप ये आंसर करोगे कि मैं अपनी क्लास में एक्टिविटी कराता हूँ या मेरे क्लास के बच्चे एक्टिव स्टूडेंट्स हैं, तो ये तो हर टीचर के साथ है. तो जब आपको अपने आप को थोड़ा सा अलग दिखाना होता है तो कुछ हाइलाइटेड पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए कि भाई ये तो सब करते हैं पर मैं ये अलग करूंगा. तो ये इस तरीके से अगर किसी कैंप में कभी पार्टिसिपेट करा है या कुछ अलग तरीके के बच्चों को आपने पढ़ाया है तो वो चीजें हम बता सकते हैं अपने आंसर के अंदर. विच इज माई लाइफ मोस्ट रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस. I believe that teaching is a great profession that requires patience, dedication, and commitment to be successful. अब यहीं पे इसी आंसर के माध्यम से ये जो लास्ट वाली लाइन है, आपने क्या बता दिया कि टीचर होने के लिए चाहिए पेशेंस, टीचर होने के लिए चाहिए डेडिकेशन और टीचर होने के लिए चाहिए कमिटमेंट. और मैं ये बता रहा हूं इसका मतलब मेरे अंदर ये सब है, मेरे अंदर ये सब है. तो ये हमारा तीसरा आंसर है. फिर से देखें पहला आंसर, ये वाला देखा था हमने जहाँ पे जो कैंडिडेट हैं उनके हायर एजुकेशन था उनके पास और टीचिंग एक्सपीरियंस था. फिर ये सेकेंड आंसर देखा हमने जहाँ पे फोकस किया गया था कि कैंपस के टाइम में मैं काफी सारी चीजों में इन्वॉल्व था. और एक ये आंसर जहाँ पे बताया जा रहा है कि हाँ मैं इस प्रोफेशन के साथ जुड़ना चाहता हूँ, है ना. ये हो गए हमारे यहाँ पे 3 आंसर्स. अब कई बार हमारे पास इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है किस चीज को लेकर के, स्ट्रेंथ को लेकर के. आप लोग दो दो अपने कमेंट कीजिए. स्ट्रेंथ,
जब भी अगर आपसे पैनल के आपसे जो इंटरव्यू में पैनल आपके सामने बैठे होंगे, वो पूछेंगे कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, टेल योर स्ट्रेंथ्स इन 3 words, लेट्स टॉक अबाउट योर स्ट्रेंथ्स, इस तरीके से करके आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वो जो दो दो हर कोई कमेंट करेगा जितने लोग क्लास देख रहे हैं, दो स्ट्रेंथ्स बताने हैं आपको अपने। क्या वो अच्छी चीज है आपके अंदर जो आपको औरों से यूनिक बनाती है। सो बहुत सारे वर्ड्स हैं। आप एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, अगर पॉसिबल हो तो प्लानर या ऑर्गेनाइज्ड, ये वाले वर्ड जो है ना, ये ऐसे दिखाते हैं जैसे कि जब भी आप क्लास के अंदर जाओगे हमेशा तैयारी से जाओगे। आपने पढ़ा होगा ना टर्म लेसन प्लान। लेसन प्लान, तो उसके अंदर भी देखिए प्लान है। क्लास में जाने से पहले आप बना के जाते हो, प्रिपेयर करके जाते हो क्या, लेसन प्लान, कि क्लास के अंदर मुझे टॉपिक क्या पढ़ाना है, उसके लिए मैं कौन सा टीचिंग मेथड्स का इस्तेमाल करूंगा, कौन कौन से टीचिंग एड्स यूज किए जाएंगे, क्लास के अंदर एक्टिविटी कौन सी होगी, बच्चों को टास्क क्या दिया जाएगा, ये सब पहले से प्रिपेयर्ड होता है। क्या कहते हैं हम उसको, हम लोग लेसन प्लान कहते हैं। तो जब भी हम स्ट्रेंथ के अंदर अपने आप को बताते हैं कि मैं एक अच्छा प्लानर हूँ या मैं एक ऑर्गेनाइज्ड पर्सन हूँ, तो ये दिखाता है कि आप हमेशा काम करेंगे अपनी क्लास को लेने से पहले। पंक्चुअलिटी एंड हार्डवर्क, ओके ठीक है। विक्रम बता रहे हैं पंक्चुअलिटी और हार्डवर्क। अब इसमें मान लीजिए हमारा काउंटर क्वेश्चन क्या आ सकता है। जैसे आपने कहा स्ट्रेंथ पंक्चुअलिटी है, तो वो एक आपको केस सिनारियो देंगे चेक करने के लिए कि क्या आप ये जो कह रहे हो ये सिर्फ कहने की बात है या आप एक्चुअली इसको फॉलो करते हो। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे उन्होंने पूछा आपसे आपके स्ट्रेंथ के बारे में, आपने कहा कि आई एम ए वेरी पंक्चुअल पर्सन, ठीक। अब उन्होंने कहा कि लेट्स इमेजिन दिस सिनारियो, सो यू हैव प्रिपेयर्ड दिस टॉपिक फॉर योर क्लास, आपने अपनी क्लास में पढ़ाने के लिए आपने ये टॉपिक तैयार किया हुआ है, and some students asked their queries in the class. Because of that, some content of 7 minutes is still remaining. क्लास में बच्चों ने कुछ अपनी प्रश्न पूछे, कुछ क्वेरी पूछी, जिसकी वजह से अभी 7 मिनट का और आपका कंटेंट रह गया। क्लास ओवर हो गई पर 7 मिनट का कंटेंट रह गया। what you will do, you will request the other teacher to let you continue your class, or you will cover this topic in your next class. अब क्या करेंगे आप, जो भी हमारे अगले अध्यापक हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मुझे अपना पूरा कर लेने दीजिए टॉपिक, और उनसे कहेंगे कि आप थोड़ा बाद में पढ़ा लीजिएगा, या आप अपना टॉपिक अपनी अगली क्लास में कवर करेंगे। इस तरीके से वो एक केस वाला क्वेश्चन आपको दे सकते हैं। आप लोग बताएं क्या आंसर लग रहा है इस सिचुएशन में, क्या करना चाहिए। मान लीजिए मैंने विक्रम से ही पूछा है ये वाला क्वेश्चन, उन्होंने कहा आई एम ए वेरी पंक्चुअल पर्सन, और मैंने उनसे ये क्वेश्चन पूछ लिया कि आप अपनी क्लास में पढ़ा रहे थे और बच्चों के कुछ प्रश्न वगैरह पूछने की वजह से 7 मिनट का कंटेंट रह गया। अब आप क्या करोगे, जो नेक्स्ट क्लास के टीचर हैं उनसे रिक्वेस्ट करोगे कि मुझे अपना टॉपिक पढ़ा लेने दीजिए, या आप अपनी अगली क्लास में उस चीज को कवर करोगे। आंसर क्या होगा, सोच के बताएं, है ना। तब तक ये आंसर देखते हैं क्या लिखा हुआ है, कि भाई कभी कभी आप हाईलाइट करना चाहते हो अपने फीचर्स को जिसके लिए आप जा रहे हो, तो हमें ऐसे वाले सेंटेंस बनाने पड़ते हैं, ऐसे वाले शब्द लिखने पड़ते हैं जो उस चीज के ऊपर जोर डालता है। और कोशिश कीजिएगा 3 तैयार कीजिएगा। मैंने आपसे 2 ही पूछे हैं, पर आप अपने पास कितने स्ट्रेंथ तैयार करेंगे, 3 तैयार करेंगे। कोशिश कीजिएगा कि ये वाली चीज हो। अब ये कुछ आपके लिए देखिए हिंट है, अपने वाक्य की शुरुआत आप इस तरीके से कर सकते हैं। क्या लिखा है, आई थिंक आई एम द राइट चॉइस फॉर दिस जॉब बिकॉज आई नो हाउ टू मेक माई क्लासेस
चाइल्ड सेंट्रिक, है ना। आई एम वेरी गुड एट प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्वर अगर हम नाउन के तौर पे यूज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्वर। आई एम वेरी गुड एट प्रॉब्लम सॉल्विंग, दैट्स व्हाई आई थिंक आई विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ दिस सिचुएशन। अच्छा, आई वुड लव टू वर्क हियर बिकॉज आई, अपना सेंटेंस पूरा कर सकते हैं। आई थिंक माई डैश एंड माई डैश मेक मी सुटेबल फॉर दिस जॉब। तो जो भी आप लोगों ने कमेंट लिखे हैं उस हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, आई थिंक माई पंक्चुअल नेचर या पंक्चुअलिटी, हार्ड वर्किंग नेचर या हार्ड वर्क, एंड माई फ्लेक्सिबिलिटी to adapt to different situations make me suitable for this job। और बहुत नॉर्मल तरीके से हमें बताना है तो हम ऐसे 1 2 3 करके भी बता सकते हैं। आई कैन से माई टॉप 3 स्किल्स आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस तरीके से करके बना सकते हैं अपने अलग अलग आंसर। सो ये अलग अलग सैंपल है, कोई सा भी आप एक फॉलो कर सकते हैं अपना आंसर बनाने के लिए। ठीक, ये बात हो गई किसकी, स्ट्रेंथ्स की। आगे चलते हैं। अब कभी कभी सिचुएशन क्या हो सकता है कि आप इंटरव्यू में बैठे हैं, सामने वाले ने आपसे क्वेश्चन पूछा है और आपको सवाल क्लियर नहीं हुआ, नहीं समझ में आया कि उन्होंने क्या पूछा। तो आप उनसे क्या कहोगे कि सर एक बार क्वेश्चन फिर से पूछिए, विल यू प्लीज सर प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन। इस तरीके से करके आप अपना सेंटेंस बना सकते हो जहां पे आप उनसे रिक्वेस्ट करोगे कि सर आप एक बार दोबारा पूछिए ताकि मुझे वो क्वेश्चन क्लियर हो जाए और मैं वो आंसर कर सकूं। अब इस चीज के लिए किस तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हैं, देखें। आई एम सॉरी वुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। ये किस बात पे है, जब आप उनसे चाह रहे हो कि वो अपना क्वेश्चन जो है वो दोबारा पूछें। सर विल यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। Excuse me, I didn't hear you. Can you please say that again? Would you please say that again? Could you please repeat the question? ये उसी के तरीके हैं। आपको जो अच्छा लगे उस वाले को एक को आप याद रख सकते हो। कब काम आएगा ये, जब आपको वो सवाल क्लियर नहीं हुआ है। Sorry, I didn't understand you. Could you please say that again? I'm sorry, I didn't hear the last part. Can you repeat it, please? तो मान लीजिए बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया पर आखिरी में क्या कहा था सर ने या मैम ने ये हमें उतना क्लियर नहीं हुआ है, तो हम ये छठे वाले को चूज कर सकते हैं। आई डिडंट हियर द लास्ट पार्ट, कैन यू प्लीज रिपीट इट, या कैन यू रिपीट इट प्लीज। इस तरीके से हम उनसे प्रश्न दोहराने को कह सकते हैं इंग्लिश में। आप ये हिंदी में भी कह सकते हो, मैं ये नहीं कह रही कि आप हिंदी में नहीं कह सकते हो, पर आप में से कुछ लोग जो थोड़ा सा इंग्लिश में प्रिपेयर करना चाहते हैं वो इसको याद रख सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट क्या है हमारे पास एंड में। तो ये मान लीजिए 4 ऐसे स्टेज हैं जो आपके इंटरव्यू में होंगे ही होंगे। मतलब शुरू में जब आप आओगे तो आपको अपने बारे में बताने को कहा जाएगा, कहीं ना कहीं वो आपका स्ट्रेंथ पूछेंगे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ के, और अगर जरूरत पड़ी तो आपको अगर उनसे दोबारा क्वेश्चन रिपीट करने को बोलना हुआ तो वो। और ये लास्ट में कि जब आपका खत्म हो गया इंटरव्यू, उन्होंने कह दिया कि ओके दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड, तो फिर हम क्या करेंगे, थैंक यू बोलेंगे। कैसे थैंक यू बोलेंगे उस वाली चीज को देखते हैं।
Thank you very much for your time. I want you to know that I am very thankful for this. Before leaving, I want to thank you for the chance or the opportunity. Thank you, everybody, for this wonderful opportunity. It was a pleasure meeting you, and I want to thank you for having me here. और नहीं ये सब कर पा रहे हैं तामझाम तो थैंक यू सर या फिर मैडम, ये तो आप इस्तेमाल कर ही सकते हैं, पर शुक्रिया जरूर कीजिएगा, लास्ट में थैंक यू जरूर बोलिएगा। एक तो अंदर आते समय आपको विश करना है, और जाते समय जो आपको मौका मिला ये इंटरव्यू देने का, उसके लिए हम दिखाएंगे कि हाँ हम बहुत थैंकफुल हैं कि आपने मुझे ये मौका दिया, ये अपॉर्चुनिटी दी। एग्जैक्टली नहीं उन्होंने मौका दिया है, केवीएस की तरफ से है, पर स्टिल जो वहां पे पैनल में है उनको हम थैंक यू बोलेंगे। तो अगर ऊपर से कोई सा ठीक लग रहा है उसको फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो ये लास्ट वाला थैंक यू सर या मैम वाला फॉलो कर सकते हैं हम लोग, है ना। ये थोड़ा सा टास्क करना है आपको, और कौन से नंबर पे भेजेंगे? 9711414978। सो एक पेज पे लिख के फोटो भेज सकते हैं या टाइप करके भेज सकते हैं। क्या 10 चीजें जो आपके में अच्छी हैं और 5 चीजें जो आप अपने अंदर बदलना चाहते हो। 10 क्यों लिखवा रही हूं मैं? 3 तो हमें आना चाहिए, 3 स्ट्रेंथ्स एंड 2 वीकनेसेस, पर ये 10 और 5 क्यों? ताकि आप थोड़ा सा अपने बारे में एनालाइज करें। कई बार क्या होता है, आपके अंदर कुछ क्वालिटीज होती हैं, कुछ खूबियां होती हैं, पर आप उतना आपको बताते समय वो झिझक होती है। तो टेल मी, मुझे बताइए, है ना। क्या करेंगे, एक पेज पे या टाइप करके जैसे भी 10 गुड पॉइंट्स जो आपके गुण हैं, और 5 ऐसे पॉइंट्स जहां पे यू नीड टू इम्प्रूव। आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये ऐसे वाले एरियाज हैं जहां पे मुझे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। कहाँ भेजेंगे? 9711414978 पे सब लोग भेजेंगे, ठीक। 10 गुड पॉइंट्स एंड 5 बैड पॉइंट्स या पॉइंट्स यू नीड टू वर्क। अब बात हो रही है बॉडी लैंग्वेज की, तो अब थोड़ा सा आप देखिए, है ना। बॉडी लैंग्वेज में क्या होता है कि अगर हम वहां पे खड़े हैं, मेल या फीमेल कोई भी है, और हमने इस तरीके से हाथ को क्रॉस किया हुआ है, यूं खड़े हैं, ये वाली चीज क्या दिखाती है कि जो सामने से कोई भी व्यक्ति है, जब वो अपने बात बता रहा हो, अपने विचार बता रहा हो, या कुछ भी वो आपके साथ शेयर कर रहा हो, यू आर नॉट ओपन टू दैट। आप उस बात को मतलब मानोगे नहीं, इस तरीके का रिस्पॉन्स होता है। सो ये क्लोज हैंड क्या दिखाता है? नॉट रेडी टू एक्सेप्ट अदर्स ओपिनियन, क्लोज्ड दिखाता है। और ओपन हाथ इस तरीके से, जब भी क्लास के अंदर हम पढ़ा रहे होते हैं, ये जो हैंड मूवमेंट होता है या ओपन हैंड होते हैं, ये दिखा रहे होते हैं कि हाँ आप जो भी बोलोगे मैं उस चीज को एक्सेप्ट करूंगा, मतलब मैं सुनूंगा, समझूंगा, जो भी है, बट आई विल बी एक्सेप्टिंग वट एवर इंफॉर्मेशन इज कमिंग। और क्लोज हैंड वैसे दिखाते हैं। वैसे कई बार आपने देखा है कि यूं टेढ़े हो खड़े हो जाएंगे, एक पैर ऐसे साइड में करके और एक पैर पे पूरा जोर दे करके। वैसे नहीं खड़े होना हमें, जेब में हाथ करके नहीं खड़े होना है। गर्ल्स के लिए थोड़ा सा एक ये पॉइंट हो सकता है कि जैसे दुपट्टा होता है, तो कुछ लोग का क्या है कि भाई दुपट्टा साइड में ऐसे टांग लिया और अपना बिल्कुल ऐसे आराम से है। कईयों ने ऐसे दोनों साइड लिया हुआ है, अब उसको वो पूरे समय करेक्ट करते रहते हैं, इधर संभाले फिर इधर संभाला, फिर इधर संभाला, फिर इधर संभाला। तो ये चीज ना डिस्ट्रैक्ट करती है। तो थोड़ा सा अपने ड्रेस पे भी काम कीजिएगा, वो पहनिएगा जिसके साथ आप कंफर्टेबल होंगे। ड्रेस पे हमारी अलग भी क्लास होगी, तो उसमें मैं थोड़ा सा आप लोग के साथ शेयर करूंगी पॉइंट्स। काम क्या करना है? वो पहनना है जो कि फॉर्मल हो, प्रॉपर हो और कंफर्टेबल हो, है ना। हमने बहुत टाइट पहन लिया है, सांस नहीं लिया जा रहा हमसे, वो सब नहीं करना है। तो थोड़ी बातचीत बॉडी लैंग्वेज को लेकर के भी, खड़े कैसे हो रहे हैं, मतलब अटेंटिव होने चाहिए अगर आप खड़े हैं। और अगर बैठे हैं तो बैठते समय भी हमारी पीठ सीधी होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे झुक के यूं भी नहीं बैठेंगे, पैर पे पैर चढ़ा के नहीं बैठेंगे,
तो उस चीज का भी हमें ध्यान रखना होता है वहां पे इंटरव्यू के टाइम, है ना। तो स्लाउचिंग मतलब स्ट्रेट नहीं बैठ रहे हैं, है ना। तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल नहीं देगा इंटरव्यू को। उनको लगेगा बहुत ही कैजुअल तरीके से बैठे हैं, या बस इंतजार कर रहे हैं कि यार खत्म हो तो हम चले, या कोई फर्क नहीं पड़ता, उस टाइप का एक अप्रोच देखने को मिलता है। बैठे हैं विथ बोथ हिज आर्म्स एंड लेग्स क्रॉस्ड। आर्म्स एंड लेग्स क्रॉस्ड, पैर के ऊपर पैर चढ़ा के बैठना या हाथ ऐसे करके, दोनों ही चीजें क्या दिखा रहा होता है, अनविलिंग टू गिव एनी इंफॉर्मेशन अवे अबाउट देमसेल्फ, और इज लाइकली टू बी वेरी डिफेंसिव पर्सन, है ना, क्लोज्ड पर्सन। तो उसको भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता। तो इस तरीके से हमें वहां पे पैनल में नहीं बैठना है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने थोड़ा सा एक्टिविटी कर ली, और ये बॉडी लैंग्वेज के ऊपर बात हो गई। आगे क्या था, someone who has one arm over the back of his chair। चेयर पे बैठे हैं और एक हाथ ऐसे करके बैठे हुए हैं चेयर पे टिका के, सहारा लेके। नॉट वेरी सीरियस एंड डज नॉट लिसन वेल, उसको भी बहुत ही इनफॉर्मल या कैजुअल माना जाता है, सीरियस नहीं माना जाता, है ना। तो हमें क्या करना है, लैप, गोद में हाथ रखेंगे, फीट फ्लोर पे, पैर जमीन पे, एंड इस तरीके से आपको अपना इंटरव्यू के लिए देना है। और ये इस सिचुएशन में बैठना क्या कहलाता है, सबसे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। कोशिश करना है नेचुरल रखना है। कई बार इनफैक्ट ये भाषा के अंदर भी होता है, जैसे मतलब, मेरा ये कहना चाहता हूँ, मेरा ये मतलब था, या फिर जैसे भाई भाई वर्ड यूज करते हैं कुछ लोग, अरे भाई, अरे यार, ये सब नहीं, है ना। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर आता है, जब भी हम इंटरव्यू दे रहे होते हैं इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं करते। जो कैजुअल या इनफॉर्मल मानी जाती है वो वाले लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन देखें, तो आंखों में क्या कह रहे हैं कि भाई अलर्ट होनी चाहिए। अलर्ट क्यों, वहां पे अगर हम बहुत कैजुअल तरीके से बैठे होंगे, और जो इंटरव्यू में सामने सर मैम बैठे हैं उनकी बात को अगर हम ध्यान से नहीं सुन रहे होंगे, तो वो पूछ कुछ रहे होंगे और हम आंसर कुछ दे रहे होंगे, होगा, दोनों के बीच तालमेल नहीं होगा, मैचिंग नहीं होगा। सो the panelist, they are asking something, and because you are not alert, because you are not concentrating on the discussion, आप कुछ भी और आंसर दे दोगे, और वो आंसर क्या होगा, उनके क्वेश्चन के साथ मैच नहीं करेगा, है ना। सो आई कांटेक्ट भी बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। स्टेयरिंग इज नॉट कंसिडर्ड पोलाइट। घूरना नहीं है कि बिल्कुल बेचारे एक ही वहां पे सामने जो सर बैठे हैं उन्हीं को ही हम घूरे जा रहे हैं, है ना। तो थोड़ा सा आराम से बैठना है, पलके पलके झपका के, और जो भी और हैं उनको भी आपको देखते रहना है। ये बहुत जरूरी है, ये आपके पर्सनालिटी का वेरी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, वेरी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट, स्माइल, है ना। तो जिनके जिनके ऐसे फेस है जहां पे स्माइल आती है, आप मान के चलिए कि औरों के मुकाबले +1 या +2 नंबर आप लेके चल रहे हैं, अगर आपके चेहरे पे खुशी दिखेगी वहां पे। क्यों, क्योंकि जो हमारा टीचिंग का काम है ऐसे है कि भाई सुबह 6 बजे से लेकर के स्कूल ओवर होने तक आप लगातार लगे हुए हैं, बच्चों के बीच उनको पढ़ा रहे हैं, उनकी कॉपी चेक कर रहे हैं, डायरी है, फिर स्कूल के अदर काम होते हैं, फिर आपके अपने रजिस्टर मेंटेन, ये वो कॉपी चेक, सब चीज कर रहे हैं। टायरिंग जॉब है, पर अगर उसमें भी आप अपने आप को खुश रख पा रहे हैं, थकने के बाद भी, टायर्ड होने के बाद भी, कभी तबीयत खराब होगी, कभी भूख लगी होगी, पर उस सब में इफ यू आर कीपिंग योर सेल्फ हैप्पी, और वो पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर से आ रही होगी, आपका फेस स्माइलिंग होगा, तो वो बहुत अच्छा इंप्रेशन डालता है।
तो थोड़ी कोशिश कीजिए, जिनके स्माइलिंग फेस है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जो थोड़ा सीरियस नेचर के हैं या कम मुस्कुराते हैं उनको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू अपने आप में ही काफी स्ट्रेसफुल सिचुएशन होगा, है ना, दिमाग पे बहुत प्रेशर होगा। थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेस फ्री और काम रखिएगा, है ना, थोड़ा सा शांत, थोड़ा सा निश्चिंत। इनफैक्ट यही चीज ड्रेस के साथ भी है कि ऐसा पहनिएगा कुछ जो कि कंफर्टेबल हो, क्योंकि वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ट्रैवल करोगे, कुछ देर का आपका वेटिंग टाइम होगा, तो ऐसा ना हो कि बहुत ही मतलब एकदम पसीने पसीने हुए जा रहे हैं नया कपड़ा पहनने की वजह से, वो आपको अनकंफर्टेबल करेगा। तो कोशिश करेंगे ये चीजों का, है ना। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कुछ पढ़े थे बेसिक पॉइंट्स। मोनिका, हॉबी के बारे में कह रहे हो, हॉबी के बारे में देख लेते हैं। हॉबी के केस में अ, देखिए, चीजें तो आप बहुत सारी मेंशन कर सकते हैं। अब इसमें जो थोड़ा सा है, ऐसा अगर आप हॉबी लेना चाहते हैं जहाँ पे थोड़ा मैसेज आप दे रहे हो कि हाँ हम नेचर के साथ जुड़े हुए हैं, अगर उस तरीके की कोई बात कहना चाहते हैं तो हम लोग गार्डनिंग मेंशन कर सकते हैं, है ना। बहुत जनरल सा टॉपिक है कुकिंग, लेकिन कुकिंग के साथ आप थोड़ा सा अगर स्पेसिफिक हो जाओगे तो इसको भी आप एक अच्छी हॉबी में कन्वर्ट कर सकते हो, टर्न कर सकते हो। जैसे आई लाइक कुकिंग, और कुकिंग के अंदर क्या, हेल्दी स्नैक्स। कुकिंग के अंदर हम और क्या बता सकते हैं, हेल्दी स्नैक्स फॉर किड्स इन जनरल, या माई किड्स, जैसे भी लिख सके। तो अभी यहाँ पे आप क्या दिखा रहे हो, आपने थोड़ा सा अपने आप को स्पेसिफाई कर लिया कि भाई खाना तो देखो लगभग हर कोई बना लेता है, मेल फीमेल कोई भी हो, है ना, थोड़ा बहुत सबको बनाना आता है। पर अगर हम कह रहे हैं कि हमें खाना बनाना अच्छा लगता है, तो बहुत सिंपल सा कुकिंग ना बोल के हम थोड़ा सा उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब इसी में मान लीजिए जो आपके कल्चर बेस्ड या जहाँ पे आप रहते हो वहां का कुछ स्पेसिफिक है, खाने की चीज जो जान पॉपुलर है, उस लोकेशन स्पेसिफिक, तो वो भी हम कह सकते हैं। वो अगेन हमको हमारे कल्चर के साथ, हमारे बैकग्राउंड के साथ जोड़ने का काम करेगा, हम बता सकते हैं। जी नीतू, ओके जी, ठीक है। तो ये कुकिंग के अंदर थोड़ा सा डिटेल के साथ। गार्डनिंग में भी वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अच्छा आप गार्डनिंग कह रहे हो तो आप किस तरह की गार्डनिंग करते हो, तो अगर हमने कुछ स्पेसिफिकली फूल वगैरह उगाए हैं तो वो आप बता सकते हो। नहीं तो आप ये कह सकते हैं कि मेरे पास एक वो किचन गार्डन है, टेरेस पे या बालकनी पे मैंने कुछ अपने रोज वाली जो चीजें हैं उनको उगा रखा है, जिसके अंदर आपके टमाटर है, मिर्च है, एंड योर ग्रीन वेजिटेबल्स, पालक, धनिया, ये वो। तो अगेन ये थोड़ा सा नेचर वाली चीज भी आ गई, थोड़ी सी इकोनॉमी वाली बात भी आ गई, और ये है कि आप कोशिश करते हो कि जितना हो सके उतना तो मैं अपना जो भी स्पेस है उसको यूज कर सकूं, और साथ ही साथ मतलब फ्रेश आइटम अपने किचन गार्डन से तोड़ के अपने किचन में इस्तेमाल कर सकूं। तो हम ये गार्डनिंग, कुकिंग, ये हो गया। उसके बाद स्टिचिंग, ये बताने से एक आप बता रहे हो कि आई एम हैविंग एन एडिशनल स्किल। टीचिंग तो है ही, टीचिंग तो मुझे आती है ही, पर उसके साथ साथ और क्या सीख रखा है मैंने, स्टिचिंग भी आती है, एक एडिशनल स्किल आ गया, वो वाली बात आ जाएगी, इसमें फायदा हो जाएगा। फिर अगर कुछ कलेक्शन है तो स्टैम्प कलेक्शन, अगेन वो डिटेल पूछेंगे कि क्या कलेक्ट किया हुआ है, कब से किया हुआ है, क्या किया हुआ है, या कॉइन कलेक्शन, किसी भी प्रकार का कलेक्शन हम लोग हॉबी के अंदर बता सकते हैं। फिर सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, ये आपको एक्स्ट्रा करिकुलर में स्ट्रांग बनाएंगे। सिंगिंग, डांसिंग,
पेंटिंग, इनसे क्या होता है स्कूल के अंदर वो हमारे एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट वाली, एनुअल फंक्शन वाली, 26 जनवरी को फंक्शन होता है एनुअल फंक्शन के केस में। तो ये दिखा रहा है कि भाई आपके पास ये एडिशनल स्किल्स हैं, और अगर आप जुड़ोगे तो कल को जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, जो आपकी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उनको भी आपसे ये सब सीखने को मिलेगा हॉबी के अंदर। तो अपनी हॉबी बताते समय ये चीज कह सकते हैं कि आई एम गुड इन दिस 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 एंड दिस थिंग, and if given opportunity I will like to share my learning with other students as well। ऐसे करके हम उसको थोड़ा सा पॉजिटिव नोट पे बता सकते हैं कि हाँ ये चीज वहां पे सिखाऊंगी मैं अपने स्टूडेंट्स को। एम्ब्रॉयडरी वगैरह भी है, फिर आपके क्रॉस क्वेश्चनिंग इनमें सब में आएगी कि अगर सिंगिंग है तो किस तरीके के गाने, कौन सा सिंगर, डांसिंग है तो किस तरीके का डांस। आप में से कोई ऐसा है जिसको इंटरव्यू में कहा जाए कि भई आप एक गाना सुनाइए, और वो बिना झिझक के सुना सकते हैं 2-3 लाइन? वो कॉन्फिडेंस भी आपको रखना पड़ेगा कि अगर उन्होंने कह दिया कि हाँ भाई कुछ 2 लाइनें सुनाइए। पोएट्री भी है। यू लाइक टू राइट पोएट्री और स्टोरी राइटिंग या बुक रीडिंग? ये सब आपके प्रोफेशन से रिलेटेड वाली हॉबीज हो गई। टीचिंग से रिलेटेड किताबें पढ़ना और बाकी सारी चीजें। फिर अगर हम फिजिकल वाले में जाएंगे तो आप कोई सा गेम वगैरह कह सकते हो कि मुझे ये खेलना पसंद है अपनी हॉबी के अंदर। कर सकते हैं जी विक्रम। थोड़ा सा अगर हम अलग हटके ना, क्योंकि देखो एक तो वो होते हैं आपके बॉलीवुड वाले सॉन्ग्स, वो इम्प्रेशन नहीं डालते, पर अगर हम कल्चर ओरिएंटेड कुछ सुनाते हैं ना, वो बिल्कुल इम्प्रेशन डालता है। स्पेशली अगर आप एनुअल फंक्शन वगैरह में देखो, वहां पे ऐसे मूवी के गानों पे नहीं परफॉर्म करते। बच्चे जो परफॉर्म करते हैं वो कहीं ना कहीं वो रीजनल कल्चरल सॉन्ग्स होते हैं, उन पे परफॉर्म करवाया जाता है। तो लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश कॉमन हो गई, पर उसके अलावा अगर हम दूसरे लैंग्वेज में कुछ सुना पा रहे हैं तो ये बिल्कुल बहुत ही इम्प्रेसिव होगा आपकी पर्सनालिटी को लेकर के। अच्छा इम्प्रेशन डालेगा। अब बुरा मत गाना, गाना अच्छे से, है ना? 2 ही लाइन और ठीक से। ठीक। उसके अलावा बताएं आप में से स्टोरी राइटिंग एंड स्टोरी रेसिटेशन दोनों ही चीज आ सकता है। लिखना सुनाना, ये कुछ एक पॉइंट्स आपके हॉबीज के अंदर आप इंक्लूड कर सकते हैं। डांस सिखाना भी हम कह सकते हैं कि छोटे बच्चों को हमें डांस सिखाना अच्छा लगता है। खुद का डांस भी और डांस ट्रेनिंग भी। ट्रैवलिंग है। फिर आप हिल या माउंटेन पे चढ़ना, माउंटेनियरिंग, ये भी हम मेंशन कर सकते हैं। म्यूजियम वगैरह जाना पसंद है। बस यही है कि जो उससे रिलेटेड आपके क्रॉस क्वेश्चन होंगे, टूरिस्ट प्लेसेस, प्लेसेस पर विजिट करना, उसके क्रॉस क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा प्रिपेयर रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं कहूंगी कि भाई मुझे अलग अलग लोकेशन पे जाना घूमना पसंद है, तो वो ऑब्वियसली उनका क्वेश्चन आ जाएगा कि अभी रिसेंटली आप कहाँ गए थे, और अगर आपने नाम बता दिया कि हाँ भाई मैं यहाँ गई थी, तो वहां से आपको क्या सीखने को मिला, और क्या आप वहां पे स्टूडेंट्स को ले जाना प्रेफर करेंगे, तो आप कहोगे कि हाँ हाँ बिल्कुल मैं ले जाऊंगा या ले जाऊंगी। तो जब आप वहां पे ले जाओगे अपने क्लास के स्टूडेंट्स को, तो क्या क्या प्रिकॉशन रखोगे, कौन सी चीजें हैं जिनका आप ध्यान रखोगे अपने क्लास के स्टूडेंट्स को म्यूजियम में ले जाने से पहले या ले जाते समय? इस तरीके के सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी। तो ये मेरे ख्याल से आज वाले में इतना ही रहने देते हैं। ये कुछ हम लोगों ने बेसिक बेसिक पढ़ा है। एक और आपकी क्लास ये इंग्लिश कम्युनिकेशन के ऊपर लगा लूंगी। उसके अंदर मैं 2 चीजें बताऊंगी आपको। एक तो कुछ
और क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे, प्लस गेम्स एंड एक्टिविटीज के ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। आपके जब इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन आते हैं ना कि आपकी क्लास कैसी होगी, तो ज्यादातर आपका सबका आंसर होगा कि मेरी क्लास के अंदर बच्चे एक्टिविटी कर रहे होंगे, गेम्स हो रहा होगा, बहुत एक्टिव होंगे, मैं जब भी पढ़ाऊंगा नए नए तरीके से पढ़ाऊंगा, गेम्स को इंक्लूड करूंगा, ये वो करके आप अपने आंसर बताते हो। तो उस चीज को स्ट्रांग रखने के लिए हमारे पास हमेशा दो गेम्स रेडी होने चाहिए। आप ये मान के चलो कि आपके पास स्टॉक में, बैकअप में 2 गेम्स या एक्टिविटीज तैयार होनी चाहिए, क्योंकि वो जब भी पूछेंगे आपसे इंटरव्यू में कि आप कैसे करोगे अपने स्टूडेंट्स को एक्टिव, किस तरीके की गेम्स अपनी क्लास में कराओगे, हमारे पास उस समय एकदम से आंसर नहीं आता है। तो 2 गेम्स या एक्टिविटीज आप प्रिपेयर करके रखिए अपनी नोटबुक में, और जहां जरूरत पड़े उसको यूज कर लीजिए। पेडागोजी वाले, ठीक है जी। उसके अलावा 3 स्ट्रेंथ्स एंड उनके एग्जाम्पल्स भी। उसके अलावा 2 वीकनेसेस एंड योर, एक बुक जो भी आपने रिसेंटली पढ़ी हो, उस बुक के राइटर, और थोड़ी सी उसकी समरी आपको पता हो कि वो किस बारे में है ना। एक मूवी जो आपने देखी हो, अब इस मूवी में कोशिश कीजिएगा ऐसी वाली मूवी हो जिससे या तो मैसेज मिलता हो या बच्चों वाली मूवी हो। तो आप कह सकते हो कि वैसे तो मतलब आई एम स्टडिंग रेगुलरली, पर कुछ टाइम पहले मैंने ये मूवी देखी थी एंड आई गॉट रियली इंटरेस्टेड और इंस्पायर्ड बाय दैट मूवी। और फिर 1-2 लाइन हम उसके बारे में बता सकते हैं। नहीं देखी है तो भी ढूंढ ढांड के एक मूवी याद रखिए, नहीं पढ़ा है तो भी एक किताब ऐसे एकदम से याद रखिए आप, जो फेमस राइटर्स हैं उनकी बुक पढ़ सकते हैं, के बारे में थोड़ा सा जानकारी रख सकते हैं। या जैसे जो हमारे ये पर्सनालिटीज हैं, है ना, राष्ट्रपति हैं, या उनके उन किसी ने भी कोई किताब लिखी हो जो कि आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज मैं बता सकता हूँ, या जहां पे भी आपका इंटरेस्ट है उसके हिसाब से प्रिपेयर वाली बुक। फिर एक सॉन्ग और उसका सिंगर, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाएगा कि आपका फेवरेट सॉन्ग क्या है और आप कहोगे कि सर जी मैं तो गाने नहीं सुनता, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग सॉन्ग, तो मतलब ये थोड़ा सा ऐसे अजीब लगता है कि मतलब कभी गाने ही नहीं सुने, एक गाना आपसे पूछ रहे हैं आप नहीं बता पा रहे हो, काइंड ऑफ थिंग। सो एक सॉन्ग और उसका सिंगर, ये कुछ एक बेसिक चीजें आप ध्यान रख सकते हो कि कभी थोड़ा सा रैंडम क्वेश्चन आ जाए, वो थोड़ा सा आपको चेक करना चाहे, तो आपके पास इनके आंसर प्रिपेयर्ड हो, है ना। 2 गेम्स या एक्टिविटीज ये किस लिए, ताकि आप दिखा सको कि मेरी क्लास के अंदर मेरे स्टूडेंट्स एक्टिव होंगे। 3 स्ट्रेंथ्स, वाई यू आर बेटर देन अदर्स, इसके लिए। 2 वीकनेसेस, वो आपकी कमजोरी पूछेंगे, तो ये बहुत स्मार्टली बताना है आपको, वीकनेस बताना है पर साथ साथ बताना है कि आई एम वर्किंग ऑन इट, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं इसको दूर कर सकूं। फिर ये बुक, मूवी, सॉन्ग, ये कुछ बेसिक चीजें ध्यान रखिएगा, है ना। तो अगली क्लास में मिलेंगे और कुछ हम लोग थोड़ा सा और इंग्लिश से रिलेटेड आंसर्स, पेडागोजी वाले कॉन्सेप्ट, कुछ केस सिनेरियोज भी आपके लेके आऊंगी, और कुछ गेम्स और एक्टिविटीज से रिलेटेड हिंट भी मैं आपको दूंगी कि इस तरीके से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा गेम्स एंड एक्टिविटीज। ठीक है, अभी तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।